नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम की तैयारी एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी के लिए दोस्तों हम लगातार मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि आपकी तैयारी रुके ना, बहुत ही जोर शोर से चलती रहे। दोस्तों आज का हमारा यह मॉडल पेपर पर्यावरण के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का होगा। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी कि दोस्तों तैयारी के लिए हम आपके लिए आज 100 नंबर का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, केवल पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड होंगे दोस्तों जो कि पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनकी प्रबल संभावना बनती है कि आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी चलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों आज पर्यावरण का, उष्णकटिबंधीय मरुभूमि में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में रिपीट भी होता है ये क्वेश्चन कि उष्णकटिबंधीय मरुभूमि से मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है। जीरोफाइट, हाइग्रोफाइट, बायोफाइट या लिथोफाइट। तो दोस्तों क्या कहा जाता है उष्णकटिबंधीय मरुभूमि को, मरुभूमि में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को कहा जाता है दोस्तों जीरोफाइट्स। क्या कहा जाता है दोस्तों, जीरोफाइट्स कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड होंगे। दोस्तों किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है। चलिए दोस्तों आपको बताना है कि वह कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है जिसे शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। टैगा, सवाना, भूमध्य सागरीय या टुंड्रा। तो दोस्तों किसे कहा जाता है शीत मरुस्थल, कहा जाता है दोस्तों टुंड्रा को। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है कि टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। डॉक्टर एम स्वामीनाथन, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, डॉक्टर वंदना शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिन्होंने टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक लिखी है वो हैं डॉक्टर वंदना शर्मा। किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, डॉक्टर वंदना शर्मा के द्वारा लिखी गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वंदना शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किन चट्टानों का निर्माण भौतिक कारण जैसे ताप व दाब में परिवर्तन से होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से वह चट्टान कौन सी है जिसका निर्माण भौतिक कारण जैसे ताप व दाब में परिवर्तन होने से होता है। तो आपको बताना दोस्तों वो कौन सी चट्टान है, ग्रेनाइट, अवसादी, कायांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो कौन सी चट्टान है, वो चट्टान है दोस्तों आपकी कायांतरित या रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है इसे। ठीक है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है वो, ठीक है, जिसका निर्माण भौतिक कारण जैसे ताप और दाब में परिवर्तन से होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा कायांतरित। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को एक बौना ग्रह का कर भी संबोधित किया जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि वह कौन सा ग्रह है जिसे बौना ग्रह का कर भी संबोधित करते हैं। वो है दोस्तों प्लूटो। कौन सा ग्रह है दोस्तों, प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह भी कहा जाता है। याद रखना है आपको दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बौना ग्रह प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया था। आपको बताना है प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो दोस्तों कब किया गया था आपको पता होना चाहिए, चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में ही भारत में पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों अगर आपने पर्यावरण का पोर्शन के एग्जाम दिया है, किसी भी एग्जाम को दिया है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, पर्यावरण के पोर्शन में। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, आर्कटिक सागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, ऑप्शन नंबर 1 प्रशांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है। आपको बताना है दोस्तों कि जो बागवानी रहती है उसमें जो उर्वरक प्रयोग किया जाता है वो किस प्रकार का होता है या कौन सा होता है। यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी या वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों बागवानी के लिए जिस प्रकार का उपयोग होता है उर्वरक वो होता है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट। किस टाइप का होता है, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
निम्न में से कौन सी मिट्टी पहाड़ी उच्च भागों में पाई जाती है। अब आपको बताना दोस्तों कि वह कौन सी मिट्टी है जो उच्च पहाड़ी भागों पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, धूसर मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों वो मिट्टी कौन सी है, वो है दोस्तों आपकी लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी जो है वो पहाड़ी उच्च भागों में पाई जाती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करती है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। आपको बताना दोस्तों कि मानव शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जो एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करती है। अग्नाशय, पीयूष, थायराइड या यकृत। तो दोस्तों वो कौन सी ग्रंथि है, वो है दोस्तों आपकी अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करता है एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है ये जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता इसलिए, या परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक होता है जिससे कि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का किसी भी प्रकार का अनावश्यक भय ना हो। इस कारण जो है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन आवश्यक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एरोसोल है, आपको बताना दोस्तों कि एरोसोल क्या है। हवा में तैरते हुए ठोस पदार्थ, हवा में उपस्थित प्रदूषित गैस, हवा में उपस्थित छोटे धूलकण या हवा में उपस्थित हरित गैस। तो दोस्तों जो एरोसोल होते हैं वो हवा में तैरते हुए जो ठोस पदार्थ होते हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, एरोसोल याद रखिएगा, हवा में तैरते हुए ठोस पदार्थ को एरोसोल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, हवा में तैरते हुए ठोस पदार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। आपको बताना है 46%, 56%, 36% या 50%। तो दोस्तों यूरिया में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वो होता है दोस्तों 46%। कितना होता है दोस्तों, 46% होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 46%। ठीक है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। कवक, शैवाल, जीवाणु या मॉस। तो दोस्तों लाल सागर का जो लाल रंग है वो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों, शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है लाल सागर का। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आज का, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किससे बनी होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है कि मानव गुर्दे में जो बनने वाली पथरी होती है वो किससे बनी होती है। कैल्शियम की, सोडियम की, कैल्शियम ऑक्जेलेट की या मैग्नीशियम की। तो दोस्तों मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वो किसकी बनी होती है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण किसे श्वेत कोयला माना गया। आपको बताना दोस्तों कि पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण किसे श्वेत कोयला माना गया। ताप विद्युत, कैडमियम, भारी जल या जल विद्युत। तो दोस्तों पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण जिसे श्वेत कोयला माना गया है वो है जल विद्युत को। किसे माना गया है दोस्तों, जल विद्युत को पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण ही इसे श्वेत कोयला माना गया है। याद रखिएगा, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लायक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पारिस्थितिकी तंत्र में तथ्यों के चक्रण को क्या कहते हैं। चक्रण, रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्रण या भू रासायनिक चक्रण। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में तथ्यों के चक्रण को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ठीक है, जैव भू रासायनिक चक्रण। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक ज्वालामुखी द्वीप है। ग्रेट निकोबार, बैरन, लिटिल निकोबार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो भारत में एक ज्वालामुखी द्वीप है वो है दोस्तों आपका बैरन द्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप, बैरन द्वीप जो है वो एक ज्वालामुखी द्वीप है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है। पारिस्थितिक संतुलन, जैव सांद्रण, खाद्य स्तर या जैव अपघटन।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव सांद्रण कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव सांद्रण कहलाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड, जैव सांद्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान? तो दोस्तों भारत में जो काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है वो पाया जाता है दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाराष्ट्र। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है फाइकस, बेंजीफेरा, राइजोफेरा या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मैग्रोव वनस्पति का जो मुख्य घटक माना जाता है वो माना जाता है क्या? राइजोफेरा। क्या माना जाता है दोस्तों? राइजोफेरा को मैग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा राइजोफेरा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, मछली के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है और इजी क्वेश्चन भी है कि मछली के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन को क्या कहा जाता है? सभी को पता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रेप्टाइल पार्क के लिए प्रसिद्ध है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या माधव राष्ट्रीय उद्यान? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान रेप्टाइल पार्क के लिए प्रसिद्ध है वो है दोस्तों आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान रेप्टाइल पार्क के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक मुख्य कारण है? मरुस्थलीकरण, बाढ़, वन उन्मूलन या अकाल? तो दोस्तों भारत में जो पारिस्थितिक असंतुलन के का एक मुख्य कारण माना जाता है वो है दोस्तों वनोन्मूलन, या वन उन्मूलन एक प्रमुख कारण है पारिस्थितिक असंतुलन का। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। 25 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 22 नंबर, 12 नवंबर, 3 जून या 5 जून को? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है दोस्तों आपका 12 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लार किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च, प्रोटीन, फाइबर या वसा? तो दोस्तों जो लार होती है वो किसके पचाने में सहायक होती है? वो होती है दोस्तों स्टार्च के पचाने में सहायक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरवन के अतिरिक्त भारत में कहाँ मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है? अब आपको बताना है दोस्तों कि सुंदरवन के अलावा भी या सुंदरवन के अतिरिक्त भी भारत में कहाँ पर मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो दोस्तों सुंदरवन के अतिरिक्त भारत में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। भारत में किस नदी में सर्वाधिक अपर्दन होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड ही क्वेश्चन मिलेंगे कि भारत में किस नदी में सर्वाधिक अपर्दन होता है। आपको बताना है गंगा नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी या यमुना नदी? दोस्तों भारत में जिस नदी में सर्वाधिक अपर्दन होता है, याद रखिएगा, वो कौन सी नदी है दोस्तों? वो है दोस्तों चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी में भारत में सर्वाधिक अपर्दन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, चंबल नदी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुंदरवन में निम्न में से कौन सा वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सागौन, पीपल, सुंदरी या नीम? तो दोस्तों सुंदरवन में जो वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सा वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी नामक वृक्ष। ठीक है, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। इसी वृक्ष के अधिक पाए जाने के कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या मिजोरम? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक वन जिस प्रदेश में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, एमपी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं भारत में। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का होना अनिवार्य है? 20%, 33%, 35% या 50%? तो दोस्तों वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का होना आवश्यक है? वो है दोस्तों 33% भाग पर। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 33% भाग पर वन नीति के अनुसार वन का होना
ठीक है, वन का होना अनिवार्य है 33% पर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1982, 1983, 1980 या 1977? तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना जिस वर्ष में हुई है वो ये दोस्तों सन 1980 में। कब हुई है दोस्तों? सन 1980 में। याद रखिएगा कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना सन 1980 में हुई है या की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है आज का। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आपने बार बार देखा होगा इस क्वेश्चन को कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कब मनाया जाता है दोस्तों। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिमल से माना जाता है? 55, 60, 65 या 70? तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिमल से माना जाता है? 65 डेसिमल से। ठीक है, 65 डेसिमल से अधिक का जो वो होता है ध्वनि, उससे ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत लिया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, 65 डेसिमल। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? कानपुर, अहमदाबाद, गुजरात या भोपाल? तो दोस्तों भारत का जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है वो स्थित है दोस्तों अहमदाबाद में। कहाँ स्थित है दोस्तों? अहमदाबाद में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा है 65 से 80%, 62 से 69%, 70 से 75% या 55 से 60%? तो दोस्तों मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो 65 से 80% तक होती है। कितनी होती है? 65 से 80% तक होती है मानव शरीर में जल की मात्रा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है। ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट होता है बार बार पर्यावरण में कि ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो ओजोन परत होती है वो वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। वो पाई जाती है दोस्तों आपकी समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं दोस्तों। किस वर्ष भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू किया? आपको बताना है दोस्तों कि किस वर्ष भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया है। 1969 में, 1975 में, 1979 में या 1981 में? तो दोस्तों किस वर्ष किया गया भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू? आपको पता होना चाहिए कब किया गया दोस्तों। ये किया गया है सन 1981 में। कब किया गया है? सन 1981 में किया गया है। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति का संबंध है पानी से, धान से, तेल से, दूध से? सभी को पता है दोस्तों कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। किससे दोस्तों? दूध से संबंध है श्वेत क्रांति का। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारी पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? 71%, 72%, 75% या 80%? दोस्तों हमारी पृथ्वी के टोटल 71% भाग पर, कितने प्रतिशत भाग पर? टोटल 71% भाग पर जल है। याद रखिएगा, कितने भाग पर जल है? 71% भाग पर जल है हमारे पृथ्वी के भूभाग पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आपको बताना है दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? जी पॉल, वॉन नील, नॉर्मन बोरलॉग या डॉक्टर मिशेल? सभी को पता है दोस्तों कि हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को ही हरित क्रांति का जनक माना जाता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण, यूरेनस, शुक्र या बृहस्पति? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है वो कौन सा है? वो है दोस्तों वरुण ग्रह। कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह या नेपच्यून ग्रह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा वरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीने का पानी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत है? 2%, 2.5%, 4% या 3%? तो दोस्तों पीने का पानी पृथ्वी पर टोटल 3% उपस्थित है। ठीक है, पानी जो पीने का पानी है वो पृथ्वी पर कितने प्रतिशत है? 3% है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी पर ओजोन परत स्थित है? 20 से 30 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर, 60 से 70 किलोमीटर या 80 से 90 किलोमीटर? दोस्तों पृथ्वी की सतह से 40 से 50 किलोमीटर में, ठीक है, पृथ्वी की सतह से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? ओजोन परत स्थित है।
याद रखिएगा, ठीक है। कितनी दूरी पर है? 40 से 50 किलोमीटर की स्थिति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक, फ्लेमिंग, रॉबर्ट्स या ग्राहम बेल ने? तो दोस्तों जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई है? याद रखिएगा, ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई है जीवाणु की खोज। 46 नंबर क्वेश्चन है, ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है? एनवायरमेंटल स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल स्किल्स या एनवायरमेंटल सिसेंस? तो दोस्तों ईवीएस का जो संक्षेपण किस अर्थ में प्रयुक्त होता है आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और सभी को पता है, इन्वायरमेंट स्टडीज़ में, ठीक है। ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडीज़ में अर्थ में प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है आज का। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, आगरा या वाराणसी? तो दोस्तों जो भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वो है आपका वाराणसी में। कहाँ स्थित है दोस्तों? वाराणसी में स्थित है। याद रखिएगा, भारतीय सब्जी शोध संस्थान अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रहना चाहिए वाराणसी में स्थित है। 48 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना बढ़ाना? दोस्तों पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। क्या होता है दोस्तों इसका मूल उद्देश्य? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव इसका मूल उद्देश्य होता है पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है? विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर या शिक्षण विधि के सिद्धांत पर? दोस्तों जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की जो खेल विधि आधारित है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? वो है दोस्तों शिक्षण विधि के सिद्धांत पर, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की जो खेल विधि है वो शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर का आज क्वेश्चन है दोस्तों, अवलोकन, प्रयोग व विज्ञान की 3 विधियाँ हैं। आपको बताना है दोस्तों कि विज्ञान की 3 विधियों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। पहला अवलोकन है, दूसरा प्रयोग है और आपको बताना है तीसरा कौन सा है? परिकल्पना, मापन, निगमन या अनुमान? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निगमन, ठीक है। अवलोकन, प्रयोग व निगमन विज्ञान की 3 विधियाँ हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 निगमन, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, विस्तार अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, मास्टरी लर्निंग या समय का सदुपयोग? तो दोस्तों ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? वो होना चाहिए दोस्तों विस्तारित अधिगम के लिए, चुनौतियों और उत्तेजना के लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना या वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न उपकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना ही करके देखो जो शामिल किया गया है उसका उद्देश्य है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है उसे क्या कहा जाता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए, कि ऐसी ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? विलुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा विलुप्त ज्वालामुखी। 54 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को क्या उपलब्ध कराना चाहिए? पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, इकाई के अंत में, पाठ के अंत में या प्रकरणों के अंत में, अंतः निर्मित में? तो दोस्तों आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को कब उपलब्ध कराना चाहिए? तो याद रहना चाहिए दोस्तों आपको कब कराना चाहिए? प्रकरणों के अंत में, ठीक है। प्रकरणों में अंत निर्मित में उपलब्ध कराना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 55 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है किसका प्रयोग करना? पोर्टफोलियो, गृह कार्य, योगात्मक कार्य या अवधिक परीक्षाएं? तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर बच्चों के आकलन का सर्वश्रेष्ठ तरीका जो है वो दोस्तों पोर्टफोलियो,
क्या है, पोर्टफोलियो सबसे अच्छा प्रयोग होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 56 नंबर क्वेश्चन है, किसके अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी विधि है जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां नहीं है। आपको बताना है कि बाकी 3 हैं और एक कौन सी नहीं है। ठीक है, आपके ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, समस्या द्वारा स्पष्ट करना या व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। तो दोस्तों जिसके अलावा निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाने की विधियाँ, किसके अलावा, वो है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 4, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। इसके अलावा बाकी तीनों ही आपकी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, इनमें से कौन एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है। जल का संरक्षण, जल का विनाश, वनों की कटाई या भूमि अपरदन। सभी को पता है दोस्तों कि जो जल का संरक्षण है वो पर्यावरण समस्या के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, भारत का छोटा दिन कब होता है। आपको बताना दोस्तों कि भारत का सबसे छोटा दिन कब होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आपको याद रखना है। कब होता है दोस्तों भारत का सबसे छोटा दिन, वो होता है दोस्तों 22 दिसंबर को होता है। कब होता है दोस्तों, 22 दिसंबर को भारत का सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, किसके अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। शारीरिक गठन, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिक की गुणवत्ता या संस्कृति। दोस्तों आपको बताना है कि किसके अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। तो दोस्तों किसके अलावा, शारीरिक गठन के अलावा बाकी तीनों, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता और संस्कृति, ये तीनों ही बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो दोस्तों जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो है आपका एमपी में या मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान की पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इस पार्श्व में निहित उद्देश्य है बढ़ावा देना। आपको बताना है दोस्तों कि इस पार्श्व में निहित उद्देश्य क्या है, किसको बढ़ावा देना है, शिक्षार्थी स्वायत्तता को, पुनर्बलन को, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण को या व्यक्तित्व भिन्नताओं को। दोस्तों तो उपरोक्त कथन में जो निहित उद्देश्य को बढ़ाना है, किसे बढ़ाना है, वो है दोस्तों आपका ज्ञान के सहसंबंध एवं स्थानांतरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट होता है। आपको पता होना चाहिए कि वह कौन सी मृदा है जिसका निर्माण लावा द्वारा होता है। वो होता है दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण। इसका निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विनीता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है। आपको बताना दोस्तों कि जो उसकी शिक्षिका है वो किस आयाम का अनुगमन कर रही है। प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधि सीखना, मनोरंजन द्वारा सीखना या भाषा निर्देश सीखना। दोस्तों किस आयाम का अनुगमन कर रही है, वो कर रही है दोस्तों सामाजिक गतिविधियों के सीखने का। ठीक है, किसका अनुगमन कर रही है, सामाजिक गतिविधियों के सीखने का अनुगमन कर रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झूम खेती होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि झूम खेती कहाँ होती है, केरल, बिहार, मेघालय या तमिलनाडु। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो झूम खेती होती है वो कहाँ पर होती है, मेघालय में होती है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, मेघालय में होती है झूम खेती। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सत्र मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन या इकाई मूल्यांकन। तो दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की जो एक तकनीक मानी जाती है वो कौन सी है, वो है दोस्तों निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक है, कौन सी तकनीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की निदानात्मक मूल्यांकन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या बालुई मिट्टी। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जिस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में है वो है दोस्तों आपकी जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी का भारत में सर्वाधिक विस्तार है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें उद्यान का अध्ययन किया जाता है? बॉटनी, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर या एनाटॉमी? दोस्तों सभी को पता है कि किसमें उद्यान का अध्ययन किया जाता है? हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में उद्यान का अध्ययन किया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? जनवरी मार्च, सितंबर अक्टूबर, फरवरी अप्रैल या नवंबर जनवरी? तो दोस्तों भारतवर्ष में खरीफ की फसल की जो कटाई है वर्ष के किस महीने में की जाती है? आपको पता होना चाहिए, सितंबर अक्टूबर में की जाती है। कब की जाती है दोस्तों? सितंबर अक्टूबर में की जाती है खरीफ की फसल की कटाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? अब आपको बताना है दोस्तों कि भारत में लाख का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात या झारखंड? तो दोस्तों कहाँ होता है सबसे अधिक? वो होता है दोस्तों झारखंड में। ठीक है, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? झारखंड में होता है, याद रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। अब आपको बताना है दोस्तों कि कोटोपैक्सी जो है वो एक जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, जो कहाँ पर अवस्थित है? सिसिली में, एंडीज़ में, हवाई में या रॉकीज़ में? तो दोस्तों वो कहाँ स्थित है? आपकी एंडीज़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? एंडीज़ में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा एंडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या आर्कटिक महासागर में? तो दोस्तों जो ज्वालामुखी पर्वतमाला होती है वो सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है ज्वालामुखी पर्वतमाला। 72 नंबर क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकलने पिघले लावा के ठोसीकरण से बने चट्टान किसका उदाहरण होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों कि ज्वालामुखी से निकले जो पिघले लावा होता है उसके ठोसकरण से जो चट्टान बनती है वो किसका उदाहरण है? अग्नि चट्टान का, ग्रेनाइट चट्टान का, बेसाल्ट चट्टान का या मैग्नाइट का? तो दोस्तों वो किसका उदाहरण होती है? वो चट्टान वो होती है दोस्तों आपके ग्रेनाइट चट्टानों का। किसकी उदाहरण होती है? ग्रेनाइट चट्टानों का उदाहरण होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 73 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? एलेंटियन खाई, अटाकामा खाई, तिजाड़ खाई या जावा खाई? तो दोस्तों हिंद महासागर की जो सबसे गहरी खाई मानी जाती है वो मानी जाती है दोस्तों जावा खाई। कौन सी खाई? जावा खाई मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा जावा खाई। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेगमाइट में निक्षेपण होता है। आपको बताना दोस्तों कि स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेगमाइट में निक्षेपण किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का या सोडियम कार्बोनेट का? तो दोस्तों किसका निक्षेपण होता है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेगमाइट में? वो होता है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, पृथ्वी के तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? बेसाल्ट, लोकोथिल, मैग्मा या लावा? तो दोस्तों पृथ्वी तल के नीचे जो पिघले हुए पत्थर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, उन्हें कहा जाता है मैग्मा। क्या कहा जाता है दोस्तों? मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा मैग्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है बॉक्साइट, सिलिका, आयरन या मैंगनीज? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी की पपड़ी पर मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? वो होता है दोस्तों आपका बॉक्साइट। ठीक है, क्या होता है? बॉक्साइट जो है वो मुख्य रूप से पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं, जियोलाइट क्या है? हाइड्रेट, फेरिक ऑक्साइड, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम टेट्राबोरेट या हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट? तो दोस्तों जो जियोलाइट होता है वो क्या होता है? आपको पता होना चाहिए, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। ठीक है, जियोलाइट। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी? तो दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी मानी जाती है वो मानी जाती है दोस्तों गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 79 है आज का, भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? गंगा,
कावेरी, सतलुज या ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों सभी को पता है कि जो भाखड़ा नागल परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, या किस नदी पर है, वो है दोस्तों आपकी सतलुज नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर स्थित है, सतलुज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 दोस्तों आज का। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, महोगनी, फर, कैक्टस या चंदन। तो दोस्तों सभी को पता है कि कौन सी प्राकृतिक वनस्पति जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, वो है दोस्तों आपकी कैक्टस। ठीक है, यह मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी या नंदा देवी में। तो दोस्तों भारत में जो सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थित हुआ है या स्थापित हुआ है, वो हुआ है दोस्तों नीलगिरी में। कहाँ स्थित हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, नीलगिरी में स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी बेसिन में कोयला पाया जाता है, गंगा, नर्मदा, दामोदर या बेतवा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जिस नदी बेसिन में कोयला पाया जाता है वो नदी कौन सी है दोस्तों, दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी बेसिन में कोयला पाया जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज का। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, शीतल या ठंडे ध्रुवीय जलवायु में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों, सभी को पता है कि गर्म तथा शुष्क मरुस्थल वाली जलवायु में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। 84 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, अलकनंदा, गंगा, हुगली या भागीरथी। चलिए बताना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों जो टिहरी बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वो बना हुआ है आपका भागीरथी नदी पर। ठीक है, टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है, गुजरात का अर्धशुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो भारत का वह क्षेत्र जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है वह है दोस्तों आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है वो भारत का, पश्चिमी घाट है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि 19 नवंबर को जो है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व हरित दिवस, शौचालय दिवस, निर्धनता दिवस या कोई नहीं। दोस्तों 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। ठीक है, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, भोपाल, नागपुर, देहरादून या बेंगलुरु में। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है वो है आपका कहाँ पर स्थित दोस्तों, नागपुर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ स्थित है, नागपुर में। 88 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल प्रदूषण स्तर को बताने वाला सर्वाधिक सामान्य सूचक कौन सा है, ई कोलाई, पी टाइफी, सी विबेरियो या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल प्रदूषण स्तर को बताने वाला सर्वाधिक सामान्य सूचक जो है वो है दोस्तों ई कोलाई। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ई कोलाई आपका आंसर हो जाएगा। सामान्य सूचक कौन सा है, ई कोलाई। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है, रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर, बाबा आमटे, चंडी प्रसाद भट्ट या सुंदरलाल बहुगुणा। तो दोस्तों रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को वृक्ष मानव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण से संबंध नहीं है, ग्रीन पीस, UNEP, रेड क्रॉस या WWF। तो दोस्तों सभी को पता है कि जो पर्यावरण संरक्षण से ग्रीन पीस, UNE और WWF ये तीनों ही संबंधित है। ठीक है, रेड क्रॉस जो है ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 91 नंबर क्वेश्चन है आज का। जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया जानी जाती है, लोडिंग, अनलोडिंग, लवणीकरण या आसवन। तो दोस्तों जल में घुली जो निलंबित अशुद्धियाँ रहती है उनको अलग करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है दोस्तों, आसवन के नाम से। ठीक है, किस नाम से जानी जाती है, आसवन के नाम से जानी जाती है। आसवन द्वारा ही जल में घुली
जो निलंबित अशुद्धियाँ रहती है उनको अलग किया जाता है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। सुपोषण किसके आधिक्य से होता है? फास्फेट, मरकरी, तांबा या नाइट्रोजन? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो सुपोषण है वो किसके आधिक्य से होता है? वो होता है दोस्तों आपके नाइट्रोजन के आधिक्य से। किसके आधिक्य से होता है दोस्तों? नाइट्रोजन के आधिक्य से होता है आपका सुपोषण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज का। 93 नंबर का क्वेश्चन है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता या ये सभी? तो दोस्तों ह्यूमस निर्माण में जो सहायक होते हैं वो कौन कौन होते हैं? वो होते हैं दोस्तों आपके अपघटक। ठीक है, कौन होते हैं? ह्यूमस निर्माण में अपघटक जो होते हैं वो सहायक होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 94 है, CNG का संक्षिप्त रूप है? क्लीन नेचुरल गैस, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का या कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो CNG है वो किसका संक्षिप्त रूप है? वो है दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। ठीक है, किसका है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस का। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG जो है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1970, 1972, 1974 या 1984? तो दोस्तों जो केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना हुई है वो कब हुई है? वही दोस्तों सन 1974 में। ठीक है, कब हुई है? सन 1974 में हुई है। 96 नंबर क्वेश्चन है आज का। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है? सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायुवीय कारक या ये सभी? तो दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण के जो प्रमुख घटक के अंतर्गत आएंगे वो आपके सभी जीव भी आ जाएंगे, भू आकृतिक कारक भी आ जाएंगे और जलवायुवीय कारक भी आ जाएंगे। तीनों ही आपके प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक के अंदर आएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, जैविक कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैविक कारक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शनि या शुक्र? तो दोस्तों जो टाइटन है वो शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा शनि। क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों आज का। जैविक पर्यावरण में शामिल है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या ये सभी? तो दोस्तों जैविक पर्यावरण में जो शामिल होते हैं वो उत्पादक भी शामिल होते हैं, उपभोक्ता भी शामिल होते हैं और अपघटक भी शामिल होते हैं। तीनों ही शामिल होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, ये सभी या उपरोक्त सभी। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 100 नंबर क्वेश्चन है। पौधों का अर्धसूत्री विभाजन होता है? मूल शीर्ष में, तने में, परागकोश में या पराग कणों में? तो दोस्तों जो पौधे का अर्धसूत्री विभाजन होता है वो होता है दोस्तों परागकोश में। मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि पौधों का अर्धसूत्री विभाजन जो है वो कहाँ होता है? परागकोश में होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।